फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज के इस शॉर्ट वीडियोज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आदिकाल के नामकरण पर। आदिकाल के नामकरण से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित सुनिश्चित पूछा जाता है। उन्हीं प्रश्नों के साथ आज आपके बीच में करेंगे अच्छे से विश्लेषण। जैसा कि ये हमारी बुक है, जो हमारी किताब है, किताब के अंतर्गत आप देखते हैं एक बहुत गजब की ये पंक्ति लिखी हुई है हमारी किताब में। जिंदगी की हर परीक्षा कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी का हर परिणाम कुछ सबक दे के जाती है। खुद की तैयारी को आप इतना बेहतर बनाएं कि कल की असफलता आज की सफलता में बदल जाए। बिल्कुल साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि इस बार हमें बनना है, अब की बार हमें बनना है, अब की बार हमें नौकरी पानी है, तो निश्चित सुनिश्चित आप अपने रण में कामयाब होंगे, आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। चलिए सेशन को शुरू करेंगे। एक बार पुनः आप सभी बच्चों को बता दें कि लास्ट में हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट के माध्यम से। और आज से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशनल लाइन्स आप लोग लिखिएगा। एक मोटिवेशनल लाइन ना लिख सके तो एक मोटिवेशनल कोई कविता लिखिएगा। एक मोटिवेशनल कविता भी अगर नहीं लिख सकते हैं आप सभी तो कोई ना कोई एक जरूर पंक्ति ऐसी लिखिएगा जिससे कि पढ़ने वाले बच्चों को मोटिवेट कर सकें। और साथ ही साथ लास्ट में प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। आइए बात करते हैं हम आदिकाल की सीमा पर। आदिकाल का पहला प्रश्न यही आ जाता है सीमा को लेकर के। सीमा कहने का मीन्स क्या है कि उसकी जो समय सीमा थी, कब से कब तक का समय आदिकाल का समय कहा जाता है। अगर हम बात करें आदिकाल की समय सीमा की बारे में तो आप देखेंगे जितने भी साहित्यकार हुए या साहित्य इतिहासकार हुए उनके बीच में ये बहुत मतभेद का कारण है। उनके बीच में बहुत विवाद आप देखते हैं। विवादों के बीच में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई हैं। उन्हीं विद्वानों के साथ आपके बीच में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के लिए जब आदिकाल के नामकरण की बात आती है तो साहित्य का आरंभ कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं आदिकाल से ही शुरू होती है। किसी भी साहित्य का आरंभ अचानक नहीं होता। इसकी उत्पत्ति और उसके विकास में युगों की प्रवाहित विचारधाराएं समाहित रहती हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा कि हिंदी भाषा के जन्म और विकास को समझने के लिए आर्यों की आदि भाषा वैदिक भाषा से लेकर आज तक की समस्त भाषा परंपरा को देखना होगा। संस्कृत से पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट होते हुए हिंदी का विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। ये बात जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं। वहीं पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपेक्षा की अगर दृष्टि से बात करें, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तरी अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्त संगत होगा। ये बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। डॉक्टर दिनेश ने कहा कि डॉक्टर दिनेश भाषा के आधार पर हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानते हैं और वहीं सिद्धों की रचनाओं के मानने के साथ ही साथ साहित्य की चेतना की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य से ही हिंदी साहित्य के आरंभ होने का तर्क भी प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश साहित्य से इनका खुला विद्रोह झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य से जुड़ता है। अगर हम सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी की समस्त भक्ति साहित्य जो आप पढ़ते हैं उसके बारे में यही कहेंगे कि जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा या निराधार हो गया है। इन मतों से पूर्णतः सहमत होते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो था वह सिद्ध साहित्य से होता है। मैंने पिछले वीडियो में इसी पर चर्चा किया था हिंदी के प्रथम कवियों के बारे में। जैसे कि हिंदी के प्रथम कवि को लेकर के भी विद्वानों में काफी मतभेद है। उसके बाद भी सिद्ध कवि सरापा को ही हिंदी के प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। फिर भी हमने सारे मतों पर चर्चा किया हुआ था। तो हम इस बात में चर्चा करने वाले हैं आदिकाल की सीमा के बारे में। तो देखिए आदिकाल की सीमा की जब बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय को पढ़ रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो आदिकाल
की समय सीमा मानी है वह 700 से 1300 ईस्वी और सन 700 से 1400 ईस्वी। अब देखिए इसके दो कारण हैं, इन दोनों कारणों पर मैं आप सभी को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे प्रश्न आएगा तो आप क्या बताएंगे। मूल रूप से जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करेंगे तो वहां पर आप पाते हैं कि सन 700 से 1400 ईस्वी, पहली प्राथमिकता आप सन 700 से 1400 ईस्वी को देंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है तो सन 700 से 1300 ईस्वी भी माना जा सकता है। किसके अनुसार? जॉर्ज ग्रियर्सन की हमने बात किया। फिर आप देख रहे हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास की बात की और उसके अंतर्गत जो शुरुआत मानी है वह संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, क्योंकि संवत और वर्ष में 57 वर्ष का अंतर होता है। जब आप 57 घटा देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा, यानी 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना। यानी अभी हम नामकरण पर चर्चा आगे करने वाले हैं। फिर बात करें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के समय को, कहां से कहां तक का समय, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के समय को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यानी इसका समय माना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक को आदिकाल की सीमा माना। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सन 1000 से 1350 ईस्वी तक को जो है आदिकाल की समय सीमा माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संवत 750 से 1375 विक्रमी। अब आप जब इसको सन में बदलेंगे तो हो जाएगा सन 693 से 1318 ईस्वी। बहुत ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन में आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 700 से 1300 ईस्वी माना है और ये संवत 750 से 1375 यानी 693 ईस्वी से 1318 ईस्वी माना है। फिर बात करते हैं गणपति चंद्र की, गणपति चंद्रगुप्त की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो समय माना है वह सन 1184 से 1350 ईस्वी, 1184 से 1350 ईस्वी को गणपति चंद्रगुप्त ने माना। और उसके बाद दिख रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास संवत 1050 से 1400 विक्रमी, संवत 1050 से 1400 विक्रमी। और इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम खेलावन पांडे 1000 से 1400 ईस्वी। और इसके बाद आपको दिख रहा है मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने संवत 700 से 1444 विक्रमी अर्थात सन 643 से लेकर के 1387 ईस्वी हो जाएगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग जो है अंतिम सीमा को 1387 की जगह 1389 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ज्यादातर कंफ्यूजन जो होगा तीन चीजों में होगा। एक कंफ्यूजन आपको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को लेकर के होगा तो सन 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा कंफ्यूजन आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लेकर के होगा तो आप जान लीजिए 693 सन 693 से 1318 ईस्वी। तीसरा कंफ्यूजन आपको मिश्र बंधुओं को लेकर होगा तो जान लीजिए साथियों 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी। स्टार्टिंग याद करिए, मिश्र बंधुओं का 643 ईस्वी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 693 ईस्वी और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का सन 700 ईस्वी। तो देखिए 700 पहला आप देखिए याद करिए 700 फिर 693 फिर 643, इस तरीके से आप पूरे के पूरे समय सारणी को याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपके पेपर में एक प्रश्न यहां से बन सकता है। आइए बात कर लेते हैं आदिकाल के नामकरण पर। क्या नामकरण दिया, किस इतिहासकार ने, किस कवि ने, किस लेखक ने क्या नामकरण दिया, क्या नामकरण किया। आपके परीक्षा में यहां से एक प्रश्न 100% फिक्स होता है, हर बार आना ही आना है। तो चलिए बात करते हैं चारण काल की। तो देखो चारण काल किसने कहा साथियों, चारण काल की संज्ञा किसने किया, किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण क्या दिया, तो आदिकाल को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है चारण काल की संज्ञा दी। फिर उसके बाद आता है प्रारंभिक काल। वैसे मूल रूप से आपको बताना चाहूँगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक काल या आरंभिक काल, इसमें बड़ा विद्वानों में मतभेद होता है। जब आपके परीक्षा में प्रश्न आता है तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्रारंभिक काल या आरंभिक काल। वैसे था ये आरंभिक काल, पहली प्राथमिकता मान लीजिए सपोज दैट कभी ऐसा कोई प्रश्न बने आरंभिक और प्रारंभिक दोनों दिया हो और मिश्र बंधुओं की बात करेगा तब आप आरंभिक काल मानेंगे, क्योंकि आरंभिक काल का जब इन्होंने बंटवारा किया पूर्व प्रारंभिक काल यानी पूर्व प्रारंभिक काल उत्तर प्रारंभिक काल, तो वहां से जो है उसके कारण जो नाम दे दिया जाता है प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं को भी प्रारंभिक काल के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण यही है। और इसके बाद तीसरा देख रहे हैं आप आरंभिक या उन्मेष काल। देखिए आरंभिक या उन्मेष काल की बात करेगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से
से भी प्रश्न आपका गणपत चंद्रगुप्त से आता है। आरंभिक या उन्मेष काल होगा, इसी आरंभिक काल को जो है आप प्रारंभिक काल भी देखेंगे, यहाँ पर भी आप क्या होगा कहीं कहीं पर प्रारंभिक काल देखेंगे। तो प्रारंभिक या उन्मेष काल या इसी को आप शून्य काल भी कहते हैं, तो ये बात आएगी तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी का नाम आएगा। तो ये जानिए गणपत चंद्रगुप्त और मिश्र बंधु में ये दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है, अक्सर ये आपके कन्फ्यूजन का विषय रहता है। लेकिन मूल रूप से आप जानते रहिए कि जब पेपर में प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है कि जिस पर विवाद है विवादित प्रश्न पूछा जाए, अदरवाइज विवादित प्रश्न नहीं आता है। अदरवाइज जो है आपको जो है यहाँ प्रारंभिक नहीं, यहाँ पर आरंभिक नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे आप प्रारंभिक काल ही लिखेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक काल लिखेंगे। आरंभिक काल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मिश्र बंधु के साथ आरंभिक काल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आप अपनी किताब में भी बना लीजिएगा, इतना टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो गणपत चंद्रगुप्त हो गए। इसके बाद देखिए आपको दिख रहा है वीर गाथा काल। देखो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा या आदिकाल को ही अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के युग की संज्ञा दी या कहा, ये बात किसने की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद दिख रहा है देखो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब वीर गाथा युग लिख देगा, वहां काल की बात किया यहाँ युग लिख दिया। काल और युग में अंतर समझिएगा, काल कहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, युग कह देगा तो तुरंत आप बाबू श्याम सुंदर दास के पास चलेंगे। अब देखिए आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम आता है और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी का भी नाम आता है। फिर बात करते हैं संधि काल एवं चारण काल। संधि काल एवं चारण काल, केवल चारण काल कहेगा तो आपने ऊपर पढ़ा जॉर्ज ग्रियर्सन का, लेकिन बात करेगा संधि काल एवं चारण काल तब आपका बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की बात करेंगे। फिर आता है आपका सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा साथियों, सिद्ध सामंत काल कहा। और इसके बाद आप देख रहे हैं बीजोपन काल की बात करेंगे। बीजोपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जब बात आएगी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा बीजोपन काल में। अब देखो कंफ्यूजन कहां से होगा ये जानो, बाबू श्याम सुंदर दास की बात किया जाएगा कि बाबू श्याम सुंदर दास यानी श्याम सुंदर दास ने क्या कहा। अभी अभी हमने बताया कि श्याम सुंदर दास की जब बात करेगा तो प्रश्न आपका बदल जाएगा। वीर काल वीर युग, ये आपका जो कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है यहीं से प्रश्न आपका कंफ्यूज। वीर गाथा काल की बात किया तो आपने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, और आपसे बात किया बीजोपन काल की तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और यही वीर काल कहेगा वीर युग, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था वीर युग वीर काल, अभी वीर काल भी देखिए नीचे आपका वीर काल ही लिखा हुआ है, इसको भी पहले देख लीजिए फिर बताते हैं। वीर काल, वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा साथियों, ये ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया तो वीर काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। अब कैसे आप कंफ्यूजन करेंगे, यहां पर वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, अच्छा कहीं कहीं पर आप जो है श्याम सुंदर दास का भी नाम लेंगे। अपभ्रंश का वीर काल किसने कहा तो श्याम सुंदर दास का भी नाम ले लेंगे, कुछ पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीर काल की जब बात आएगी क्लियर करिएगा। मैं पुनः बता दूं, अभी हमने पीछे आपको बताया क्या, एक बार थोड़ा सा आपको याद दिला दें, बहुत जरूरी है, यहां से कंफ्यूजन होता है। जब आप इस पर विश्लेषण करेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। वीर गाथा काल, जब वीर गाथा काल कहेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा युग कहेगा तो श्याम सुंदर दास कहेंगे। वीर गाथा युग कह देगा, क्या कहेगा जानिएगा, वीर गाथा युग कहेगा तब आप जाकर के बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू को याद कर लीजिए, बाबू से चीज़ें आपको याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं। वीर गाथा काल वीर गाथा युग, ठीक है ना। तो बाबू श्याम सुंदर दास या श्याम सुंदर दास, जिस तरीके से आपको याद हो जाए चीज़ें उसको आप जानते रहिए। और वीर गाथा काल हो गया, वीर गाथा युग हो गया, और पीछे आपको मैंने बताया, नीचे देख रहे हैं वीर काल, क्या हो गया वीर काल। वीर काल की जब बात करता है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का नाम आता है, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गए। तो देखो तीन तरीके के प्रश्न, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास, वीर काल कहेगा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर से याद करिए, मैं पुनः इस पर प्रेशर इसलिए दे रहा हूं, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो, आप ध्यान दीजिएगा। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास, और आपसे कहेगा वीर काल तो आप कहोगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हाँ, कई मर्तबे आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे वीर काल ही लिख देगा और ब्रैकेट में लिख दे अपभ्रंश का,
अब जैसे आपको लिख दे वीर काल अपभ्रंश का वीर काल, अपभ्रंश का वीर काल लिख देगा यानी वीर गाथा युग की बात करेगा, यानी श्याम सुंदर दास होगा। इस तरीके से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। फिर से पुनः याद करिए, वीर काल अपभ्रंश का कहेगा तो श्याम सुंदर दास की यानी वीर गाथा युग की बात आएगी। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। तो देखिए संधि काल एवं चारण काल पर हमने चर्चा कर दिया। सिद्ध सामंत काल की बात करेगा तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अपभ्रंश काल की बात करेगा तो धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी कहा। तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अंधकाल किसने कहा? कपिल कुलश्रेष्ठ ने अंधकाल कहा। आधार काल की बात आती है तो मोहन अवस्थी एवं सुमन राजे दोनों लोगों का नाम आता है। दोनों लोगों ने अंधकाल की संज्ञा दिया है आदिकाल को। ठीक है, आइए इसके बाद दिख रहा है आपको आधार काल। हाँ तो देखिए अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ, आधार काल मोहन अवस्थी एवं सुमन राजे, संक्रमण या प्रवर्तन काल की बात करेगा राम खेलावन पांडे एवं हरिश्चंद्र वर्मा, राम खेलावन पांडे या हरिश्चंद्र वर्मा हो जाएगा। उद्भव काल की बात करेंगे डॉक्टर वासुदेव सिंह। अंधकाल, अब देखिए ऊपर आपने आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे की बात किया, यहाँ अंधकाल की बात करें या बाल्यावस्था काल की बात करें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात। अब देखो रमाशंकर शुक्ल रसाल की जब बात आ रही है यानी कई नाम आप देखने को पा रहे हैं, एक तो अंधकाल की बात कर रहे हैं, एक बाल्यावस्था काल की बात कर रहे हैं। ऊपर आपने पढ़ा कि संक्रमण या प्रवर्तन काल में भी इनका नाम आ रहा है। इसके ऊपर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ भी आदिकाल में भी देखा। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय किसने कहा? बच्चन सिंह ने। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने। संक्रांति काल प्राचीन काल की बात आती है तो शंभुनाथ सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। वीर प्रशस्ति युग की बात आएगा तो विजेंद्र स्नातक, विजेंद्र स्नातक ने वीर प्रशस्ति युग, विजेंद्र स्नातक की बात आ जाएगी। आशा करता हूँ कि साथियों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो आपकी आदिकाल की जो किताबें हैं आपकी एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान की तरफ से, जैसे कि आपको पता है कि 10 पार्ट में हमारी किताबें बहुत ही अच्छे अंदाज में मार्केट में आई हुई हैं। पूरे साहित्य के, चाहे आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड किसी की तैयारी कर रहे हों, हमें नहीं लगता कि इससे बेस्ट किताब आपको मार्केट में कहीं पर होगी जो है, क्योंकि एकदम ऐसा बना हुआ है कि एक ही पार्ट में एक ही चीज़ों पर बनी हुई है किताब। आइए प्रश्नों पर चलते हैं। एक प्रश्न जो कि हर दिन आपसे पूछा जाता है अंत में, तो उसी तरीके से आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब आप बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से, और एक मोटिवेशनल थॉट्स ज़रूर लिखिएगा अगर आप लिख सकते हैं तो। आइए आज का प्रश्न जिसको देना है जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से, तो देखिए प्रश्न क्या है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ इतिहासकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका नामकरण करने वाले दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल। ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, देखिए ए बी सी डी, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस के आधार पर आपको देना है इस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से। कैसे देना है साथियों? आपको इस प्रश्न का जवाब देना है साथियों कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि अगले सेशन में किस पर शॉर्ट वीडियो लाया जाए, तो इसके लिए भी आप अपने कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उस पर वीडियो बनाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।